नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना। ITV न्यूज में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। अफगानिस्तान में हिंदुस्तानी कौंसलेट पर दहशतगर्दाना हमला, तमाम हिंदुस्तानी महफूज। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ कबूल कर सकते हैं मोदी की दावत, जराये का बयान, आज किया जा सकता है ऐलान। तुलसीराम प्रजापति फर्जी इनकाउंटर मामला, अमित शाह CBI अदालत के रूबरू आज हो सकते हैं पेश। 2008 का मालेगांव धमाका केस, 2 मुलजिम पुलिस अफसरान से पूछताछ की CBI को इजाजत देने से महाराष्ट्र हुकूमत का इनकार। मोदी काबीना के खद्दोखाल के लिए सरगर्मियां तेज, गडकरी को वजीर रेलवे और VK सिंह को ममलकती वजीर दिफा बनाए जाने की खबरें। नाज़रीन, ये थी सुर्खियां, अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान के हेरात में हिंदुस्तानी कौंसलेट पर हमला किया गया है। ITBP और अफगान पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की। इलाके का मुहासरा कर लिया गया है। अभी तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। वजारत खारजा के तर्जुमान सैयद अकबरुद्दीन के मुताबिक तमाम हिंदुस्तानी महफूज हैं। The Indian consulate in Herat was attacked this morning. We have a deployment of ITBP personnel there, and these brave personnel were able to thwart the initial attack. They were subsequently joined by officials and personnel of the Afghan National Forces, and the operation is still underway. What I can confirm to you is that all Indians at the consulate in Herat are safe. कांग्रेस तर्जुमान मीम अफजल ने हेरात में हिंदुस्तानी कौंसलेट पर दहशतगर्दाना हमले की सख्त मजम्मत की और इसको बेबुज़दिलाना हरकत करार दिया। ये बहुत ही अफसोसनाक है, हम इसको कंडेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी सख्त मजम्मत करती है। ये हमला बुज़दिलाना है, ये हमला बिल्कुल गलत है और इस तरह की हरकतें करके भारत को किसी भी मकाम पर किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने का जो मकसद टेररिस्ट फोर्सेस चाहती हैं वो उनको कभी हासिल नहीं होगा। हम अपनी जगह पर जो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट हो रहा है मैं समझता हूँ वो जारी रहेगा और इस किस्म की हरकतें करके मैं समझता हूँ भारत को कहीं भी किसी भी तरह से जो क्षति पहुंचाने की कोशिश की जाती है उसका हर सूरत में मुकाबला किया जाएगा। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी में शिरकत कर सकते हैं। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी की दावत कबूल करते हुए हिंदुस्तान का मुख्तसर दौरा कर सकते हैं। पाकिस्तानी वजीर आजम के शेड्यूल के अभी तफसीलात नहीं मिल सकी है, ताहम ऐसा माना जा रहा है कि शरीफ बहुत मुख्तसर दौरे पर हिंदुस्तान आएंगे। जराये का कहना है कि उमूर खारजा में पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर सरताज अजीज आज उसका ऐलान करेंगे और हिंदुस्तानी हुक्काम को शरीफ की आमद की इत्तला देंगे। अगर नवाज शरीफ हिंदुस्तान आते हैं तो ये पहला मौका होगा जब हिंदुस्तानी वजीर आजम की हलफबर्दारी तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम ने शिरकत की हो। नामजद वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए आज का दिन भी काफी मसरूफ तरीन माना जा रहा है। अब जबकि हलफबर्दारी के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी हैं, काबीना के खदोखाल के लिए सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जराये का कहना है कि अरुण जेटली को वजारत खजाना का कलमदान दिया जा रहा है, जबकि राजनाथ सिंह को वजारत दाखिला की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। साबिक सदर नितिन गडकरी का नाम वजीर रेलवे के तौर पर लिया जा रहा है। सुषमा स्वराज को वजीर खारजा या वजीर दिफा बनाया जा सकता है। मेरठ से शानदार कामयाबी हासिल करने वाले साबिक फौजी सरबराह VK सिंह को वजारत दिफा में वजीर ममलिकत बनाया जा सकता है। बीजेपी के हलीफ LGP के सरबराह रामविलास पासवान को वजारत सेहत या ज़राअत का कलमदान दिया जा सकता है। बिहार असेंबली में JDU हुकूमत आज एतमाद का वोट हासिल करने जा रही है। RJD ने बिला शर्त तायद का ऐलान किया है, वहीं BJP भी हालात पर गहरी नजर रखे हुए है। लालू प्रसाद यादव ने अपने मेंबरान असेंबली को बिला शर्त JDU को हिमायत देने का हुक्म दिया है। इस दौरान लालू प्रसाद ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी से भी मुलाकात की और कहा कि बिहार में फिरकापरस्त ताकतों को इख्तिदार से दूर रखने के लिए JDU की हिमायत का फैसला लिया गया है।
इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर मरकज में बनने जा रही नई हुकूमत को मुबारकबाद भी दी। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में मिली हार से वो परेशान नहीं हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में सेक्युलर जमातों के साथ मिलकर फिरका परस्त ताकतों को करारी शिकस्त दी जाएगी। बीजेपी गिद्ध दृष्टि से देख रही है, वहाँ सत्ता को हथियाना चाहती है। इस बीच में असेंबली चुनाव के पहले गवर्नमेंट बनाना चाहता, कई एक तरह के हथकंडा को। तो हमारी पार्टी हमको अधिकृत किया था, इस संदर्भ में जो भी निर्णय लेना है आप लेंगे। तो पहले से मैं तलवार खींच के तैयार हूँ बीजेपी के सामने कि देखो ये 21 MLA हमारे तुम्हारे सारे प्रयासों को खंडित करेगा। सियासी रुख में बदलाव को देखते हुए एनडीए ने लालू और नीतीश पर हमले तेज कर दिए हैं। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि बिहार में जल्द अज जल्द इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बिहार में क़यादत की तब्दीली के बावजूद नीतीश जेडीयू को टूटने से नहीं बचा सकते। नीतीश कुमार जी, अब डैमेज कंट्रोल उनके बूते की बात नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो परिणाम उनके खिलाफ हुआ है एनडीए के पक्ष में, ऐसा ही परिणाम विधानसभा के चुनाव में भी होगा। इस दौरान रियासती कांग्रेस के मीडिया इंचार्ज प्रेमचंद मिश्रा ने लालू प्रसाद की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस मिलकर इंतखाबात लड़ेंगे। परिस्थितियां आपको कई बार प्रेरित करती हैं कि आप अपने राजनीतिक स्टैंड को चेंज करिए और नए हिसाब से स्टेप लीजिए। तो आज अगर जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस, आरजेडी कम से कम एक इस इशू पे अगर एकजुट हुए हैं कि बिहार में सेकुलर गवर्नमेंट को चलनी चाहिए और जीतन राम मांझी जैसे महादलित को जेडीयू ने चीफ मिनिस्टर बनाया है तो उसे ताकत देनी चाहिए, तो ये एक परिस्थिति आई। मैं समझता हूँ आने वाले समय में कभी ऐसी परिस्थिति आएगी जब आप देखेंगे कि इस तरह की समान विचारधारा के पार्टियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होगी। बीजेपी लीडर सुशील कुमार मोदी ने अपने तमाम अरकान असेंबली को आज असेंबली में मौजूद रहने का हुक्म दिया है, लेकिन ये एतमाद के वोट में शिरकत करेंगे, इस ताल्लुक से अभी हतमी फैसला नहीं लिया गया है। बिहार असेंबली में जेडीयू को आज एतमाद का वोट हासिल करना है। ऐवान में जेडीयू पहले से ही खतरे से बाहर थी, लेकिन अब आरजेडी की गैर मशरूत हिमायत से उसकी पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। लेकिन आने वाले दिनों में आरजेडी का साथ क्या गुल खिलाएगा, इसका इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल को आज दोबारा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। याद रहे कि 2 दिन कबल अदालत ने जमानत के लिए 10,000 रुपए मुचलका भरने का हुक्म दिया था, जिससे इनकार के बाद केजरीवाल को 23 मई तक के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया गया। वाज़ेह रहे कि अरविंद केजरीवाल ने बदनवान लीडरान की एक फहरिस्त जारी की थी, जिसमें गडकरी का नाम भी शामिल था। इसके बाद नितिन गडकरी ने पटियाला हाउस कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं आम आदमी पार्टी के लीडरों का कहना है कि अगर फैसला केजरीवाल के खिलाफ आता है तो वो उसे ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, साथ ही घर घर जाकर इस सिलसिले में मुहिम भी चलाएंगे। हाँ जी, क्या आप जमानत लेंगे? आज बेल बॉन्ड भरेंगे आप? नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। तो आपके योगेंद्र यादव जी ने तो बेल बॉन्ड भर दिया, वो आपके नेक्स्ट कदम पर चल ही रहे, उन्होंने तो अपनी जमानत ले ली कोर्ट से। मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ये बड़ी विडम्बना है। अरविंद जी थोड़ा ये बड़ी विडम्बना है कि नितिन गडकरी जी के खिलाफ भ्रष्टाचार की आवाज उठाई, उनके खिलाफ तो जांच भी नहीं हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया और तो भ्रष्टाचार की आवाज। नागालैंड के नौ मुंतखब रुकने पार्लियामेंट और मौजूदा वजीर आला नीफिऊ रियो आज अपनी सीएम पोस्ट और रियासती असेंबली रुकनियत से इस्तीफा देने वाले हैं, जबकि नामजद वजीर आला टीआर जेलांग आज शाम वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। नागालैंड के नौ मुंतखब रुकने पार्लियामेंट और मौजूदा वजीर आला नीफिऊ रियो आज अपने सीएम पोस्ट और रियासती असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा पेश करने वाले हैं। दिल्ली से वापसी के बाद कोहिमा हेलीपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए रियो ने बताया कि नामजद वजीर आला टीआर जेलियांग आज शाम वजीर आला के ओहदे का हलफ ले सकते हैं। 3 मरतबा चुने गए नागालैंड के वजीर आला रियो ने लोकसभा इंतखाबात में 4 लाख से भी ज्यादा वोटों से अपने कांग्रेसी हरीफ को शिकस्त दी है। रियो अपने कौंसिल के वज़रा के हमरा 17 मई से दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडरों समेत नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में 20 मई को बीजेपी और एनडीए की मीटिंग में खिताब भी किया।
नामजद वजीर आला TR जिलियांग आज रियासती गवर्नर डॉक्टर अश्विन कुमार से मुलाकात करेंगे और रियासत में नई हुकूमत तश्कील देने की दरख्वास्त पेश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। इंतखाबात की तशहीरी मुहिम में पेड न्यूज का इस्तेमाल करने के मामले में इलेक्शन कमीशन महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला अशोक चौहान के खिलाफ आज इल्जामात वज़े कर सकता है। कमीशन आज इस मामले की समाअत करेगा। समाअत के लिए चौहान के वकला का एक ग्रुप कमीशन के सामने पेश होगा। वाज़ेह है कि अशोक चौहान कांग्रेस की टिकट पर नांदेड़ से लोकसभा के लिए मुंतखब हुए हैं। पेड न्यूज मामले में कसूरवार साबित होने पर अशोक चौहान लोकसभा की रुकनियत से महरूम हो सकते हैं। तुलसी प्रजापति फर्जी इनकाउंटर केस में सीबीआई की खुसूसी अदालत के रूबरू आज बीजेपी लीडर अमित शाह पेश हो सकते हैं। मुंबई में वाक़ खुसूसी अदालत में इस मामले की समाअत की जा रही है। गुज़िश्ता 10 मई को हुई समाअत में खुसूसी जज ने अमित शाह के नाम समन जारी किया था और 23 मई को हाजिर होने की हिदायत दी थी। सीबीआई ने गुज़िश्ता सितंबर में दाखिल की गई चार्जशीट में अमित शाह और दीगर 18 का नाम शामिल किया था। 2008 के मालेगांव बम धमाका केस के गवाह दिलीप पटीदार के पुरस्कार गुमशुदगी के मामले में सीबीआई ने अदालत में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। सीबीआई का कहना है कि महाराष्ट्र हुकूमत इस केस के 2 मुलजिम पुलिस अफसरान से पूछताछ की इजाजत नहीं दे रही है। 17 सफात पर मबनी क्लोजर रिपोर्ट को तहकीकाती एजेंसी ने सीबीआई मजिस्ट्रेरियट के रूबरू पेश किया है। सीबीआई का कहना है कि पुलिस इंस्पेक्टर राजेंद्र धूले और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रमेश मुर्रे ने दिलीप पटीदार को गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा था। मुंबई बम धमाकों के मुलजिम याकूब मेमन को जल्द ही फांसी पर लटकाया जा सकता है। सदर जमहूरिया की जानिब से याकूब की रहम की अपील को खारिज किए जाने के बाद अब इसकी फांसी का रास्ता साफ हो गया है। याकूब मेमन नागपुर जेल में कैद है और कयास लगाया जा रहा है कि उसे नागपुर जेल में ही फांसी दी जाएगी, क्योंकि महाराष्ट्र में नागपुर और पुणे के यरोडा जेल में ही फांसी देने का इंतजाम है। लेकिन याकूब को किस जेल में फांसी दी जाएगी, इसको लेकर तजस्सुस बरकरार है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आसाम में कांग्रेस के 46 एमएलए वजीर आला तरुण गोगोई को लेकर उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। गोगोई से नाराज अरकान असेंबली का कहना है कि वो आज रियासती गवर्नर JP पटनायक से मुलाकात करेंगे और डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को नया वजीर आला बनाने की तजवीज पेश करेंगे। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने आसाम के वजीर आला तरुण गोगोई का पेश करदा इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सोनिया ने तरुण गोगोई को अपनी खिदमत जारी रखने के लिए कहा है। इसके बावजूद 46 अरकान असेंबली वजीर आला तरुण गोगोई से नाराज है। इन अरकान ने मिलकर फैसला किया है कि वो आज रियासती गवर्नर JP पटनायक से मुलाकात करेंगे और गवर्नर को रियासत की मौजूदा सूरत हाल से वाकिफ करवाएंगे। साबिक मिनिस्टर और सीनियर कांग्रेस लीडर शरद बोरका टोकी ने मीडिया को बताया कि आज सुबह 11 बजे CLP की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में वजीर तालीम हेमंत बिस्वा शर्मा को वजीर आला के ओहदे के लिए नामजद किया जाएगा। असम में जो चल रही है और जितने हारने का कोई बात ही नहीं है। हम लोग वो नेतृत्व के ऊपर में अनस्ता आ गया, इसलिए ये मिजरेबली और फेल, तो इसलिए हम लोग मानता है कि उनका अपना से उसका हट जाना होगा। 2 फैक्टर्स अभी इम्बेलेंस है थोड़ा, और एज ज्यादा हो गया। एज से हम लोग फाइट करने नहीं सकेगा। हम लोग नहीं बोला जो उन लोग कुछ नहीं किया, थोड़ा काम किया हो। मैं 10 साल तो मिनिस्टर था, तो वो ऐसा जैसे उम्र हो गया और ज्यादा कंटिन्यू करने नहीं सकेगा, इसलिए हम लोग बोलता है इमीडिएटली चेंज। तो आप विकल्प के रूप में आप किसको देख रहे हैं? क्योंकि विकल्प के रूप में हम देख रहे हैं जो यंग डायनामिक मिनिस्टर CM वी नीड, तो इसलिए तगड़ा आदमी लगेगा, इसलिए हम लोग हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम हम लोग पूछ गए। अगर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मंजूरी नहीं होता है तो आपका क्या रणनीति होगा? तो ऐसे भी मेजोरिटी हम लोग है, मुख्यमंत्री को तो हम ही प्रपोज दिया है लास्ट टाइम में, अभी उनका नाम देगा, हेमंत बिस्वा का नाम हो जाएगा। आसाम की 126 असेंबली सीटों में से 78 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। 78 अरकान में से 46 MLAs हालिया लोकसभा इंतखाबात के नताइज को लेकर गोगोई से नाराज है। आसाम की 7 लोकसभा सीटों में से कांग्रेस ने सिर्फ 3 सीटों पर कामयाबी दर्ज की, जिसके बाद तरुण गोगोई ने अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए मुस्तफी होने का फैसला किया और कांग्रेस सदर सोनिया गांधी को इस्तीफा पेश किया, लेकिन सोनिया ने गोगोई का इस्तीफा कबूल नहीं किया।
दूसरी जानब गोगोई से नाराज अरकान असेंबली ने सोनिया को एक मकतूब रवाना किया, जिसमें कहा गया कि सीनियर कांग्रेस लीडर हेमंत बिस्वा शर्मा को नया वजीर आला मुंतखब किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी को मुल्क में इक़्तिदार मिलने के बाद अब नरेंद्र मोदी के बतौर वजीर आजम हलफ लेने का दिन करीब आ गया है। नई हुकूमत से मुल्क की तमाम आवाम की तरह मुसलमानों को भी काफी तवक्कात वाबस्ता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दानिश्वर तबका भी नई हुकूमत से उम्मीदें लगाए हुए है। दानिश्वर तबके का कहना है कि मोदी के ताल्लुक से राय कायम करना कब्ल अज वक्त होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमान कौमी सतह पर आने वाली तब्दीली को कबूल करना सीखें। कि अगर नरेंद्र मोदी साहब अपनी पार्टी को मजबूत करना चाहेंगे, अपने को मजीद मजबूत करना चाहेंगे और अगले इलेक्शन में पार्टी को और बढ़ाना चाहेंगे, तो वो यकीनन वो सारे वादे जो माइनॉरिटीज के ताल्लुक से उन्होंने किए हैं, अक़लियतों के ताल्लुक से किए हैं, उसको पूरा करेंगे। खास तौर से उन्होंने कई बार ये भी कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, मुसलमानों के एक हाथ में कुरान हम देंगे, एक हाथ में लैपटॉप। तो मैं समझता हूं कि उसको मस्बत अंदाज में लेना चाहिए और उसको ये मान के चलना चाहिए कि हुकूमत की मजबूरी है कि वो अपने वादों को पूरा करे। लेकिन अगर मनफी अंदाज से देखिए, सीधी सादी बात यह है कि जो अवामी फैसला है जमहूरियत का में वो सर आंखों पर है और इम्तहान हिंदुस्तान के अवाम अपना दे चुकी है। अब इम्तहान देना जो है वो सरकार को है, तो सरकार को अपने अमल से ये साबित करना होगा कि वो सारे हिंदुस्तानियों की नुमाइंदगी करती है और हिंदुस्तान की फलाह और सलाह के लिए कोशिश करेगी। हमको इस नई हुकूमत को पूरा टाइम देना चाहिए, इससे जितने वायदे किए ताकि वो पूरे कर सकें। अगर वो पूरे उतरते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर वो पूरे नहीं कर पा सकते, जिस तरीके से उन्होंने सब हिंदुस्तान में अपने वायदे किए, तो उसको देखना पड़ेगा और कुछ टाइम उन्हें देना पड़ेगा। माइनॉरिटीज के ताल्लुक से क्या उम्मीद है? नहीं, माइनॉरिटी के ताल्लुक से अब तो सब देखना ही पड़ेगा। इस वक्त मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि 3 महीने की वर्किंग देखनी पड़ेगी, उसके बाद हम इसके नाज़रीन इस वक्त रुख करेंगे बिहार असेंबली का, देखते हैं वहां क्या कुछ चल रहा है। खत्म कर दिए, कैंसिल कर दिए, वहां भी परिवर्तन होगा। आरजेडी में परिवर्तन हो रहा है, आपके अंदर परिवर्तन की शुरुआत हो गई। ये तो अभी परिवर्तन की शुरुआत है और अभी जब प्रधानमंत्री पद की शपथ भी नहीं लिया गरीब के बेटा ने, परिवर्तन की शुरुआत हो गई। आगे आगे देखिए होता है क्या। हमने जब कहा कि अच्छे दिन आने वाले, मजाक उड़ाया गया। मुख्यमंत्री जी, अभी तो प्रधानमंत्री भी हम नहीं बने हैं और आपके अच्छे दिन आ गए, इसका तो विचार करिए कम से कम। और जब प्रधानमंत्री बनेगा गरीब का बेटा, गरीब के बेटे ने क्या कहा है? कहा गरीब की चिंता करेंगे, कहा हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ो मत, दोनों मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ो। नारा सांप्रदायिकता है, इसके खिलाफ जाना चाहते हैं आप, इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं आप माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बात भूल गए आप, जाति की राजनीति ध्वस्त हो गई, संप्रदाय की राजनीति ध्वस्त हो गई, तुष्टीकरण की राजनीति ध्वस्त हो गई और आप आज नया सिगुपा छोड़ रहे हैं। महादलित के बेटा को मुख्यमंत्री बना दिया, बनना ही था। जब गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनना है तो आपको यहां नहीं था, लेकिन महोदय शांत तो कराइए सदन, नहीं तो फिर कठिनाई तो होने वाली। महोदय आपको बना दिया, मैंने कहा आपसे कि मुझसे ज्यादा प्रसन्नता किसी और को नहीं हो सकती है, क्योंकि ये सब ने कहा कि परिवर्तन और होंगे देश के अंदर, आपकी पार्टी में होंगे, बाकी पार्टियों में होंगे, लेकिन जिस प्रकार से आपको बनाया गया, हमको दुख इस बात का है। मजाक बनाया गया, नाटक किया गया, कहा गया 2015 के चुनाव तक ही मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेंगे, 2015 के बाद फिर वो नेता बन जाएंगे, उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या मजाक है इसका, क्या तमाशा है इसका? ऐसा कहीं हुआ है? नेता कोई, मुख्यमंत्री कोई, प्रधानमंत्री कोई, दम नहीं होता उसमें। देश ने देखा है, देश ने मनमोहन सिंह जी का हाथ देखा है, राबड़ी देवी जी का हाथ देखा है। वही रास्ते पे आप चलना चाहते हैं, उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं आप। और आप बार बार कहा करते थे, आप ही नारा लगाते थे, याद करिए, आपके मार्गदर्शक कहा करते थे जो नेता है उसी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए।
जो नेता है उसका मुख्यमंत्री बनना चाहिए, लेकिन भूल गए आप, उस चीज को भूल गए और कह दिया कि साहब कुछ दिन के लिए आप बैठ जाइए गद्दी पर। क्यों? ये महादेवी का सम्मान है, महादेवी का सम्मान ही है। और क्यों किया आपने ऐसा? आप जानते हैं कि क्या कठिनाई आपको आने वाली, आप जानते हैं क्या परेशानी आपको आने वाली। ये सारा काम केवल इसलिए आपने किया है कि लोगों ने देश की राजनीति की है, ईर्ष्या की राजनीति की है। गरीब के बेटा को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिए जितने हथकंडे अपनाए आप सबने, आज आपके लिए परेशानी का सबब बन गया है। वो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, मन के अंदर चिंता थी कैसे उससे हाथ मिलाएंगे, कैसे बात करेंगे, कैसे चिट्ठी लिखेंगे। धर्म संकट आपके सामने खड़ा था, परेशान थे आप, इस धर्म संकट से छुटकारा चाहते थे आप। आपके दल के अंदर विद्रोह की स्थिति थी, लोग आपका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, आप उसको डाइवर्ट करना चाहते। पूरे देश के अंदर आपकी थू हो रही थी। प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने वाले लोगों को केवल 2 सीट प्राप्त हुआ था, पराजय की चर्चा हो रही थी पूरे देश के अंदर। उस पराजय की चर्चा को डाइवर्ट करना चाहते थे आप। आपके मन के अंदर एक भाव था, अगर 2015 तक चुनाव में रह गए हम, 2015 में जनता ये सवाल पूछने वाली थी, ये आपने जो बात। नाज़रीन, आप सीधी तस्वीर देख रहे थे बिहार के असेंबली से, जहां पर बीजेपी लीडर असेंबली से खिताब कर रहे थे। रुख करेंगे कुछ और खबरों का। लोकसभा इंतखाबात में मिली बदतरीन शिकस्त को लेकर टीम राहुल पर दरपरदे उंगलियां उठ रही हैं। मिलिंद देवरा के बाद प्रिया दत्त ने भी हाईकमान और जमीनी सतह के वर्करों के दरमियान बेहतर तालमेल की कमी की बात कही है। सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली का कहना है कि पार्टी को इस वक्त अपना मुहासबा करते हुए सख्त फैसले लेने की जरूरत है। बीत गए, आज भी में कांग्रेस पार्टी को गैर मुतवक्का तौर पर करारी शिकस्त का सामना रहा। मुख्तलिफ गोशों से अब पार्टी लीडरों की जानिब से हाईकमान और टीम राहुल पर दरपर्दा तनकीदों का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेस लीडर मिलिंद देवरा ने कहा कि राहुल गांधी के सलाहकार जमीनी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ नहीं थे और ऐसे अफराद को इंतखाबी जिम्मेदारियां दी गई जिन्हें इस फील्ड का तजुर्बा नहीं था। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की सेक्रेटरी प्रिया दत्त ने भी इस बात का एतराफ किया है कि आला कमान और मकामी सतह के कारकुनों के दरमियान बेहतर राबता नहीं रहा है। प्रिया दत्त ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों के सामने ये बात कही। देखिए, सलाहकार की गलती नहीं मानती हूँ मैं, लेकिन क्योंकि हमें सलाह आई थिंक हर जगह से लेनी चाहिए। पॉलिटिकल माइंडेड लोगों से भी, कॉमन मैन से भी, सब जगह से सलाह हमें लेनी चाहिए। आई थिंक हमारे इतनी ओपननेस होनी चाहिए। कहीं ना कहीं डिस्कनेक्ट जरूर हुआ है और ग्रास रूट लेवल से डिस्कनेक्ट हुआ है और वो देखना हमें बहुत जरूरी है और उसे सुधारना बहुत जरूरी है। कांग्रेस के सीनियर लीडर वीरप्पा मोइली ने मिलिंद देवरा के रिमार्क को गैर मुनासिब बताया और कहा कि इस तरह के बयानात से पार्टी की ताकत और इत्तेहाद पर असर पड़ेगा। सीनियर लीडर सत्यव्रत चतुर्वेदी ने भी कहा कि पार्टी लीडरों को सरेआम इस तरह के बयानात देने से गुरेज करना चाहिए। Whatever to be done, it has to be discussed within the party. Giving statement outside the, outside in the public, in the open market, the targeting anyone, I don't think it is conducive for the unity and strength of the party. पार्टी में कहाँ क्या कमियां थी, क्यों हम इस पराजय के कगार पे पहुंचे, उन सब कारणों की जांच पड़ताल है। वही प्रक्रिया चल रही है। कांग्रेस के लोग अपनी भावनाएं, अपने अनुभव के आधार पर पार्टी लीडरशिप को बताएं, ये ठीक है, लेकिन सार्वजनिक मंचों पर यह चर्चा न होकर इस चर्चा को पार्टी के भीतर, पार्टी के मंचों पर यह चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान मिलिंद देवरा ने अपने हालिया बयान पर सफाई पेश करते हुए कहा कि उन्होंने तनकीद बराए इस्लाह के जज्बे के तहत बयान दिया था। इस मौके पर वीरप्पा मोइली ने कहा कि पार्टी को इस वक्त अपना मुहासबा करते हुए सख्त फैसले लेने चाहिए। We have to reinvent ourselves. We have to make an introspection, and whatever correction has to be done immediately. Particularly, we need to take some very drastic step, in respect of the people who are put in charge of the various states. जराये के मुताबिक कांग्रेस पार्टी अब रियासती लीडरों पर अपनी तवज्जो मरकूज करेगी और जमीनी सतह के कारकुनों से तालमेल बेहतर बनाने का सीनियर लीडरों को मशवरा देगी।
اس کے علاوہ کانگریس صدر سونیا گاندھی اور نائب صدر راہل گاندھی ملک بھر کا دورہ کرتے ہوئے پارٹی کیڈر میں نیا جوش اور ولولہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے۔ بیورو رپورٹ، ETV نیوز۔ خبرنامے میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔